हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लेक्चर 11 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 1 में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे नाम से ही डिसाइड है कि इसमें लाइट से रिलेटेड कुछ बात हम लोग करेंगे या लाइट से रिलेटेड कुछ आइसोमेरिज्म पर डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जिस तरीके की लाइट की यूज की जाती है वो पीपीएल होता है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट। और उसी लाइट के अकॉर्डिंग हम लोग किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल बात आपको बता दें कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो इनफाइनाइट प्लेन पर ट्रेवल करती है, जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो लाइट चाहिए वो एक ही प्लेन पर ट्रेवल करने यानी वाइब्रेट करने, तो वो लाइट ही पीपीएल होता है। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट देख लें, उसके बाद हम लोग पीपीएल कैसे बनाए जाते हैं उस पर बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि कंपाउंड शोइंग different behavior towards plane polarized light are called optical isomers। यानी देखिए, जो पहला पॉइंट है जिसमें ये कहा गया है कि कोई कंपाउंड है जो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स पीपीएल के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। तो यहां देखिएगा, light possesses certain properties that are best understood by considering it to be wave phenomenon in which the vibration occur at right angles to the direction in which the light travels। There are an infinite number of planes, जैसे मैंने कहा था, infinite number of planes passing through the line of propagation and ordinary light is vibrating in ऑल दिस प्लेन्स। तो ये देखिए, हमने लाइट को इस तरीके से दिखाया कि सारे प्लेन में ही करे, ये ऑर्डिनरी लाइट है। अब हम लोग पीपीएल पर आते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पीपीएल, ये देखिएगा प्लेन पोलराइज लाइट। तो यहाँ कैसे बनाए जाते हैं वो देखिए, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट is a pass through a nickel prism, the light coming through it found to be vibrating in only one plane, such a light is called plane polarized light PPL। तो कहा यह गया कि ऑर्डिनरी लाइट है जिसको पास किया गया निकोल प्रिज्म से, जो कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं उससे पास किया गया है। यहाँ पर आपको देखा गया ये पीपीएल है, जो अभी मैंने दिखाया कि इस डायरेक्शन में यानी कि वन डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा है। अब इस लाइट को पोलैरिमीटर से हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं, उसमें केमिकल कंपाउंड रखा हुआ है। उस केमिकल कंपाउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है। मतलब ये पीपीएल को, ये जो कंपाउंड है वो क्लॉकवाइज में मूव किया या एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया, या इस पीपीएल पर इस कंपाउंड में भेजने पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इन्हीं रिजल्ट के बेस पर हम लोग किसी कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म डिसाइड करते हैं। फिर से बता दे क्या हुआ, ये पीपीएल है, पोलैरिमीटर में कोई कंपाउंड होगा, कोई कंपाउंड ले लिया गया। ये जो पीपीएल है इनमें या तो सीधे यानी जिस डायरेक्शन में है यानी जिस प्लेन में है उन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, या तो ये क्लॉकवाइज में रोटेट हो गया या तो वो एंटी क्लॉकवाइज में हो गया। ये रिजल्ट आपको इसके बेस पर ये बताया जाता है कि कंपाउंड ने लाइट को क्लॉकवाइज में घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज में, या इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसी से हम लोग कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएक्टिव फॉर्म देखते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। रिजल्ट जो वहां दिखाया गया था, रिजल्ट में पहला ऑप्टिकली इनएक्टिव,
द कंपाउंड डज नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन नहीं दिखाने की वजह से उस कंपाउंड को जो पोलरिमीटर में लिया गया था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये लिखा अनअफेक्टेड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट में ऑप्टिकली एक्टिव। An optically active substance is one that rotates the plane polarized light, यानी लाइट को रोटेट किया गया है। अब यहां लिखा यूजिंग IUPAC नोटेशन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज स्पेसिफाइड बाय प्लस और माइनस साइन ऑफ द रोटेशन। जब आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया तो वहां पर देखने को मिला कि लाइट जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। उसके बेस पर, डायरेक्शन के बेस पर हम लोग प्लस और माइनस से इंडिकेट करते हैं कि लाइट का रोटेशन क्लॉकवाइज में हुआ या एंटी क्लॉकवाइज में हुआ। यानी रोटेशन को ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में जो रोटेशन को दिखाया जाता है वो प्लस और माइनस साइन से दिखाया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्लस और माइनस साइन किसके लिए यूज होता है। अब देखिए यहां हम लोग आते हैं लीवो रोटेटरी, जिसका लैटिन वर्ड लीवस यानी लेफ्ट, और जिसको स्मॉल एल से दिखाते हैं। The substance that rotates the plane polarized light to the left यानी काउंटर क्लॉकवाइज is called LIVO and is designated minus। यानी कि जो PPL आपने पास किया था वो सब्सटेंस लेफ्ट यानी कि रोटेशन देखा गया है कि लेफ्ट साइड में अगर मूव कराता है तो उस जगह पर उस कंपाउंड को हम लोग लीवो रोटेशन से दिखाते हैं, जिसको स्मॉल एल या माइनस साइन। माइनस साइन और स्मॉल एल जो है वो पीपीएल को लेफ्ट साइड में रोटेशन को इंडिकेट करता है। जैसा यहाँ पर देखिए आपको पता है कि हम लोग ऐसे ले रहे थे, अब देखिए इस तरफ ये वाले पोजीशन से इस तरह से रोटेशन हुआ तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इसको हम लोग लीवो रोटेटरी कहेंगे। नेक्स्ट में डेक्स्टो रोटेटरी, लैटिन डेक्स्टर राइट और स्मॉल डी से इनको डिनोट किया था। तो द सब्सटेंस दैट रोटेट्स द प्लेन टू द राइट क्लॉकवाइज इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड डिजिग्नेटेड पॉजिटिव। देखिए ये इस तरह से ये इस तरफ मूव किया है ना, ये ऐसे राइट साइड में, तो ये हुआ डेक्स्टर यानी कि डेक्स्टर यानी डेक्स्टो रोटेटरी। तो अब आपको यहाँ बता दें कि पीपीएल जो आप वहां पर दिखाया गया था ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जिसमें पास करने पर वो राइट साइड में अगर रोटेशन होता है तो उसको स्मॉल टी से दिखाते हैं या प्लस साइन से, और अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेशन होता है तो उसको स्मॉल एल या माइनस साइन से दिखाते हैं। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा पीपीएल का या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब हम लोग उस केमिकल को या इस कंपाउंड को जो रोटेशन कराते हैं उसको क्या कहते हैं या उनको किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं उनके बारे में समझेंगे। यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है काइरल। अब आपको यहाँ पर एक सिंपल वे में बता दें कि जब हम लोग कोई कंपाउंड लेते हैं उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग रोटेशन जब हम लोग को कराते हैं तो वो तो प्रैक्टिकल फिनोमेना, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक कंपाउंड को रख करके उसकी एंगल के अकॉर्डिंग यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफाइन करते हैं। हम लोग किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि वो लाइट को रोटेट करेगा ही क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, तो उस कंपाउंड को हम लोग कायरल कहते हैं।
कायरल फिर से बता दें कि कुछ कंपाउंड जिसमें आपको कहा जाए कि इसने लाइट को रोटेशन कराई है, तो ये समझ लिए कि कंपाउंड कैसे है, कायरल। कैसे पहचानेंगे उसी के बारे में देखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन योर टू हैंड्स or 2 feet is that they are non-superimposable, non-identical mirror image of each other। ये बोल रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पर हाथ ले रहे हैं या 2 फीट ले रहे हैं, उनकी मिरर इमेज एक दूसरे की है, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट दैट दे हैव लेफ्ट हैंड, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड है, इसको मिरर के सामने रखा गया, फॉर्म्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इसका ये इमेज है, लेफ्ट हैंड का इमेज ये है। ऑब्जेक्ट्स दैट हैव लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फॉर्म्स आर कॉल्ड कायरल, द ग्रीक वर्ड हैंडेड। ये ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे केमिकल जो नेचर में एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, और पहला वाला मिरर इमेज यानी ये अगर मान लो तो ये दूसरा से डिफरेंट है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आइडेंटिकल नहीं कह सकते, भले ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। ऐसे केमिकल को हम लोग कायरल कहेंगे, यानी ऐसे केमिकल जिनका मिरर इमेज बनाया जाए और वो मिरर इमेज पहले वाले से डिफरेंट हो, तो वो कायरल कहलाते हैं। कायरल उन्होंने किससे लिया, ग्रीक वर्ड हैंडेड से। तो यहाँ पर देखिए बहुत जगह पर बुक में लिखा होगा कायरल इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसका मतलब हुआ कि मिरर के सामने रखने के बाद जो इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा। समझ रहे हैं, मिरर के सामने रखने के बाद जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। अगर वो आइडेंटिकल है तो वो कायरल नहीं है। तो ये उसी तरीके से इन्होंने समझाया कि जैसे आपको कभी कायरल समझना है तो आप कुछ मत करो, अपने हाथ को देख लो कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन दोनों अलग अलग है। उसी तरीके से अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएगा तो उस केमिकल का मिरर के सामने जो इमेज बनेगा वो डिफरेंट होना ही चाहिए। या अगर किसी केमिकल का मिरर इमेज डिफरेंट बनता है तो समझ लो कि वो केमिकल पीपीएल को मूव कराएगा, रोटेट कराएगा, तो ऐसे केमिकल को कायरल कहा जाएगा। तो एक बात दिमाग में समझ रख लीजिए कि कायरल केमिकल ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, यानी कायरल केमिकल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। हम बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी। आगे हम लोग सीखेंगे कब कि रोटेशन क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा, उसका तरीका हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल वे में समझ सके, कभी कहीं जगह पर लिखा हुआ है कायरल, ये कंपाउंड कायरल है, तो समझ लीजिएगा कि वो केमिकल को बोलना चाह रहे हैं कि इनका मिरर के सामने डिफरेंट इमेज बनेगा, यानी नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब यहाँ इस वाले फॉर्म में देखिएगा, यहाँ फिर से लिखा है कायरल ऑब्जेक्ट हैज अ मिरर इमेज, जो अभी दिखाया मैंने, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल, यानी कि उसका जो इमेज बनेगा वो ओरिजिनल से डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर देखिएगा वर्ड लिखा चेयर, स्पून, यानी नॉर्मल चेयर, स्पून या ग्लास ऑफ वाटर, ऑल लुक द सेम इन द मिरर, सच ऑब्जेक्ट्स आर अकायरल मीनिंग नॉट कायरल। मतलब जैसे ग्लास रख दो और उसको मिरर के सामने रख दो, उसका एक इमेज बन गया, तो ये जो ग्लास है और जो पहले वाला ग्लास है उन दोनों की मिरर इमेज तो है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट नहीं है। इसलिए ऐसे केमिकल को अकायरल कहा जाता है, यानी कि मिरर के सामने जब इमेज अगर आप उसकी बनाओगे या इमेज देखोगे तो वो जो इमेज बनेगी वो इमेज डिफरेंट अगर नहीं है तो वो अकायरल है।
और अगर उसकी इमेज बनती है और वो दोनों एक दूसरे का डिफरेंट है तो उसे हम लोग कायरल कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब एक और आसान तरीका है कि जब किसी केमिकल में, अब तो हर बार आप इमेज बना करके देखेंगे नहीं, तो एक तरीका ये हुआ कि आप कायरल सेंटर से भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लोगे। जैसे किसी केमिकल में कायरल सेंटर मान लिया, कायरल सेंटर इज a sp3 atom having 4 different atom या ग्रुप attached to it। यानी कि जैसे ये केमिकल है कार्बन, BDEA, 4 डिफरेंट अगर आपके पास एटम या ग्रुप अटैच है तो ये कायरल सेंटर हुआ। ठीक है, तो कायरल सेंटर मतलब ऐसे एक केमिकल जो sp3 हाइब्रिडाइज है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, उसको हम लोग कायरल सेंटर कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे देखिए कार्बन से 1 2 3 4 डिफरेंट कायरल हो गया, ये कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर देखिए O17 O16 O18 OR, ये भी कायरल सेंटर। सल्फर देखिए sp3 हाइब्रिडाइज है ना, एक 16 एक 18, एक आपके पास एक ये भी कायरल सेंटर। इसको देख लो O16 O17 O18 और यहाँ पर ये भी कायरल। अब एक चीज यहाँ पर है कि कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, मतलब उनकी मिरर इमेज डिफरेंट बनेगी ही। ये 100% क्लियर हो गया, उनकी मिरर इमेज बनेगी और वो डिफरेंट बनेगी। यानी कि अगर कोई कायरल सेंटर है तो आपसे पूछेगा कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो बोलो 100% वो शो करेगा। तो एक बात यहाँ पर हो गया कि हम लोग को कभी क्वेश्चन में आ गया कि इनमें कौन सा केमिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो उसमें एटम से, यानी सेंट्रल एटम से 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये एक जनरल तरीका है विदाउट मिरर इमेज। वो मिरर इमेज उसकी मिरर के सामने जब ले जाओगे ना तो उसकी इमेज डिफरेंट बनेगी ही। तो ये हो गया आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ऐसे केमिकल जिसमें कायरल एटम होगा वो कायरल एटम वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब यहाँ पर कायरल कार्बन है तो कायरल एटम कोई भी हो सकता है, कार्बन भी या फॉस्फोरस भी, नाइट्रोजन भी, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक में हम लोग को ज्यादा डिस्कस कार्बन पर करना है तो उसी का पास का एक कंपाउंड इन विच कार्बन इज अटैच विथ 4 डिफरेंट एटम ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C स्टार। जैसे आपने कहा ना कि यहाँ जैसे सल्फर पर 4 डिफरेंट है तो वहां पर कार्बन पर, ये सल्फर है कायरल सेंटर सल्फर का, यहाँ पर कार्बन से उसी तरीके से 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हुए होंगे, 1 2 3 4, ये कायरल कार्बन हो गया। इसमें से देखिए 1 2 3 4, ये भी कायरल कार्बन हो गया। यहाँ पर भी 1 2 3 4, ये भी कायरल कार्बन हो गया। अब देखिए यहाँ एक HCl, इस वाले से CH2 या CH2, तो ये दोनों सेम है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी CH2, यहाँ CH और फिर ये ग्रुप, तो ये डिफरेंट हो गया। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा कि जैसे आइडेंटिकल मिलता जाए तो आगे बढ़ते जाए, और अगर आगे रिंग में बढ़ने पर अगर सारे सेम है तो वो कायरल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बढ़े या सेम आगे बढ़े, ये यहाँ CH2 है और यहाँ पर CH, ये वाला केमिकल कायरल हो गया। इसमें से भी एक हाइड्रोजन, एक पूरा ये ग्रुप, इधर बढ़े CH2, इधर भी CH2, फिर आगे आए CH2 या CHCl, यानी ये भी कायरल। इस वाले केमिकल में एक इधर से एक ग्रुप, एक इधर से OH, एक इधर से CH3 और इधर से हाइड्रोजन, ये भी कायरल। तो यहाँ पर 3 कायरल सेंटर है। तो ये केमिकल कायरल सेंटर आपके पास 3 है। अब एक पॉइंट हम आपको बता दें, मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे केमिकल
कायरल वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज, यानी कि उनकी जो इमेज बनेगी वो पहले वाले इमेज से यानी पहले वाले फॉर्म से डिफरेंट होगी। तो जब एक ही कायरल हो, जब एक ही कायरल सेंटर हो, जैसे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे आगे जो हम लोग एग्जाम्पल, ऐसे केमिकल जिसमें एक ही कायरल होगा वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर से बता दें, जब एक ही कायरल होगा तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी वो लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा ही। यानी एक जो है कायरल सेंटर वाले केमिकल को हम लोग यहाँ पर हमेशा कायरल कहेंगे। कायरल मतलब उनकी मिरर इमेज जो बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। लेकिन एक से ज्यादा कायरल सेंटर वाले केमिकल की ऑप्टिकली एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी, उन पर हम लोग गारंटी से नहीं कर सकते। एक से ज्यादा कायरल कार्बन वाले केमिकल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ मोर देन डिफरेंट, यानी मोर देन 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद होंगे तो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।